नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए आज के सेशन में हम लोग खान जीएस रिसर्च सेंटर का जो अभी आपका जो है वॉल्यूम आपका 2 लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत टोटल आपका 40 सेट आपका दोस्तों दिया गया है, जिसका कि सेट नंबर हम लोग 3 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका सेट नंबर 2 तक अपलोड किया जा चुका है क्लास। जो नए कैंडिडेट है प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्लास को अटैम्प्ट लेंगे। तो ऐसा तो क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, आप 40 सेट को अगर यहाँ से कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आपका मटेरियल्स इस बार आपका ये सिलेक्टिव और 10th के समकक्ष दिया गया है, जो आपके नया पैटर्न अभी आपका फॉलो आपका किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 40 सेट में क्या है कि बेहतरीन तरीके से आपका डिस्कशन दिया गया है, जो कि ऑलरेडी आपका ग्रुप पर भी चलाए जा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट ग्रुप पर ऐड नहीं है तो ग्रुप पर ऐड होकर के बेहतरीन तरीके से आप सारी चीज़ों को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, सेट नंबर 3 का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, और देखिए थोड़ा सा अगर आपको विजिबल ना दिखे तो वीडियो क्वालिटी अब 360 कर लेंगे। इसके अंतर्गत क्या है कि आपको विजिबल आपको दिखेगा। जी पीडीएफ आपका स्कैनिंग किया गया है और इसका कंप्लीटली पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। इसके अंतर्गत मैथमेटिक्स का आपका जो है नोट्स भी प्रोवाइड किया जा चुका है। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अंतर्गत बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपके सारे टॉपिक को कवर नहीं किया जाता है। कुछ आपके खास टॉपिक है जहाँ से निश्चित रूप से आपके प्रश्न आते हैं, चाहे आपके रीजनिंग हो या आपका हिंदी हो। तो ऑल ओवर आपके जो नोट्स आपको दिया गया इसके अंतर्गत रिवीजन का कंप्लीटली आपको भेज दिया गया है। प्लस आपका 40 सेट भी अपलोड कर दिया गया है। तो जो नए कैंडिडेट हैं ग्रुप के अंतर्गत आप ऐड होकर के प्लस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जितनी भी आपका मटेरियल्स आपका है, क्लास नोट्स आपका है, ये सारा कुछ आपका ग्रुप के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। तो 7050513705 पर कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है। इसका फी आपका 99। तो इस ग्रुप के अंतर्गत जितनी भी आपका मटेरियल चलता है ये सारा आपका कॉस्टली है, जो कि आपका 2100 और 999। प्लस खान सर का जो भी आपका कोर्सेस है ये सारा कुछ आपका वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस आपका नोट्स ऑल ओवर आपके सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि खान सर आपको खुद गाइडेंस करेंगे। इसके अलावा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में भी आपका गाइडेंस एक बैच आपका लॉन्च किया गया है री एग्जाम को लेकर के। तो इसको भी लगातार आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप वीडियो क्लासेस के माध्यम से भी ऑल ओवर आप सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो आप सब लोग इसमें जो है जुड़ सकते हैं। टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको उसी के अंतर्गत आपको मिलेगा। सत्यों कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, अगर बात करेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, साथियों याद रखेंगे कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे इनका कार्यकाल जो है सबसे लंबे समय तक रहा था, जबकि अगर सबसे कम कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है राष्ट्रपति में अगर हम साथियों बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये आपका जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा था। जबकि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहने वाले ये कौन थे दोस्तों, याद रखना, डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। जबकि भारत की प्रथम ऐसी कौन सी महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी थी, तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो है प्रतिभा पाटिल थी। जबकि दूसरी महिला की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू बनी है। और द्रौपदी मुर्मू ये एक ऐसी महिला है जो कि आपके जो है आदिवासी महिलाएं राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुआ है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ पर जो है याद रखेंगे। जबकि हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो ध्यान रखेंगे ये भारत के जो है 15वीं याद रखेंगे ये भारत के जो है 15वें प्रधानमंत्री के रूप में आपके नियुक्त किया गया। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, जो कि आपके पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी होंगी। तो प्रश्न की प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताशकंद समझौते पर किया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप याद रखेंगे कि यह समझौता 10 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां के बीच हुआ था। समझौते के उपरांत लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न अगर आप ऑल ओवर देखेंगे एग्जाम में तो लगभग आपका 8 से 9 बार आपका रिपीट किया गया है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार SI का एग्जाम या बिहार फायरमैन या बिहार मद निषेध का या बिहार कक्षपाल या बिहार लेडी कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट हो, ये सभी में प्रश्न आपका पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा बोध गया में हुआ था, जो बिहार के अंतर्गत पड़ता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आपका नेपाल के अंतर्गत पड़ता है। गौतम बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या जो है कलहन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इतने फैक्ट को यहाँ से आप जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए पुत्र ने उसने हत्या कर दिया था, पुत्र ने हत्या कर दिया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, रिपीट करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके प्रश्न रिपीट किया गया है। तो थोड़ा सा समय जरूर देना है,
लेकिन चीज़ों को आप समझिए, जितनी भी आप चीज़ों को समझेंगे, जितने एनालिसिस करेंगे, जितने क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट दिया गया है, इस बुक का जितनी भी आपका पॉइंट दिया गया है इसको आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद करना है। उसकी जितनी भी दिया गया है टू द पैटर्न और टू द पॉइंट दिया गया है, इसलिए इस बुक को मैंने रिकमेंड भी किया हुआ है कि इसमें 20 आपका नया जो सेट ऐड किया गया है इसको दोस्तों आप सभी लोग कवर करेंगे। अगला कहा जा रहा है कि व्याख्या में कि बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। राज्याभिषेक 544 ईसा पूर्व में इसका किया गया था। जबकि अनुयायी की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, हत्या 493 ईसा पूर्व। पुत्र की बात करेंगे तो अजात शत्रु ने। उपनाम की अगर बात करेंगे तो कुनिक। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है कि ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है दोस्तों, पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला फैक्ट की अगर बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि ब्रह्म राक्षस कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। इन्हें भक्ति से कहा जा रहा है कि जो है प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक सेतु भी माना जाता है। इसकी कहानियाँ अंधेरे में काट का सपना जो है आपका क्लाड इथरली आदि आपका है। तो इन सभी पॉइंट को आप जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया 1857 के कहा जा रहा है कि जो है आपका विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करेंगे 1857 का जो विद्रोह आपका शुरू हुआ था, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ से आपका शुरू हुआ था। जबकि बात करेंगे उत्तर प्रदेश से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहेब ने किया था। आप ध्यान रखेंगे कि 1857 के कहा जा रहा है कि विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आरा से किए थे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। और ये CSBC का फेवरेट क्वेश्चन है जो कि बराबर आपका रिपीट किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। 1857 की क्रांति का प्रमुख तत्कालीन कारण चर्बी युक्त राइफल 1857 में अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर आपका दिया गया है कि एनफील्ड राइफल लॉन्च की, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। बिहार के जगदीशपुरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप जो है याद रखेंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो स्वामी शाहजानंद संबंधित थे। दोस्तों स्वामी शाहजानंद बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आपका पॉइंट दिया गया है जो कि याद रखेंगे। स्वामी शाहजानंद सरस्वती भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वामी शाहजानंद ने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो है आपका कहा जा रहा है कि भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा वितरित है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागादास के द्वारा। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों कई बार ये प्रश्न आपका रिपीट किया गया है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया है। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को अधिकार पत्र दिया। कंपनी के प्रथम गवर्नर थॉमस विश्व जो है आपका स्मिथ थे। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारत की राजनीति में प्रवेश कर लिया। अगर दोस्तों हम बात करेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखेंगे बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये आपका 1764 में हुआ था। कई बार यहाँ से आपका डेट जो है आपका पूछा गया है, डेट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनीय सभा की स्थापना किसने किया था। दोस्तों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आत्मनीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कुछ फैक्ट दिया गया, आत्मनीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किया था। इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय पंजाब हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को कुमायूं के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर बात करेंगे काली नदी और तीस्ता के मध्य स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के मध्य स्थित हिमालय को
असम हिमालय के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रबड़ डैश फसल है। दोस्तों रबड़ एक प्रकार का जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। जबकि रबड़ की बात करेंगे तो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके केरल के अंतर्गत किया जाता है। रबड़ को दृढ़ यानी कठोर बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स एक बार पुनः इसको रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि रबड़ डैश फसल है, तो साथ याद रखेंगे रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। इस रेखा की प्रमुख फसलें रबड़, चाय, कॉफी, नारियल, गन्ना, कोको, मसाले, सिनकोना आदि आपका जो है प्रमुख इसकी फसल है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि उत्तर पश्चिमी कहा जा रहे कि उत्तर पश्चिमी कहा जा रहे साथियों यहाँ पर आपका कि उत्तर पश्चिमी में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। प्रश्न को आप रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका पॉइंट दिया गया है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा जिसे मानव कहा जा रहा है कि जिसे मावठ के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से जो है उत्पन्न होता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ दोस्तों आपके पॉइंट दिया गया है। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। यह भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में है। इस क्षेत्र में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। यह सुंदरी नामक वृक्ष अधिक होने के कारण इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन में तिब्बत के पठार की मानसरोवर झील से निकलती है। इस नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। वही असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इस नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि डैश पादप की पत्तियाँ बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में आते हैं। दोस्तों बिहार फायरमैन का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, आई थिंक 2021-22 में आपका हुआ था। 2100 समथिंग आपका पोस्ट पर वैकेंसी आपका दिया गया था। ये प्रश्न आपका जो है पूछा गया था कि डैश की पत्तियां जो है बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेंदू की पत्तियां। ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कुछ पॉइंट दिया गया है कि बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पादप की पत्तियां का उपयोग में लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया गया है। दोस्तों भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है ये मानसीराम में होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। या गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ की बात करेंगे तो ये भी आपके वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि यहाँ पर मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो मानसीराम। जबकि सबसे कम वर्षा की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो ये लेह में सबसे कम वर्षा होता है। बिहार के अंतर्गत किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है और किशनगंज के अंतर्गत बिहार के अंतर्गत चाय की खेती किया जाता है। जबकि बिहार के अंतर्गत सबसे कम वर्षा की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग तो ये गया जिला के अंतर्गत होता है। बिहार में सूखा जिला गया को कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ फैक्ट दिया गया है कि भारत के राज्य मेघालय के जो है मानसीराम नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी मानसीराम है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में हमारा देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विस्तृत वर्णन है। दोस्तों भाग 4 जो है आपका ये 36 से लेकर के 51 यानी मौलिक जो है कर्तव्य का आपका चर्चा किया गया है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मौलिक कर्तव्य का नीति निर्देशक तत्व का ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे ये किस भाग के अंतर्गत आता है
ये आपके भाग 4 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो चर्चा किया गया आर्टिकल आपका 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है, जबकि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये 1235 किया गया है, जिसका कि वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आपका दिया गया है। तो इन सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट दिया गया है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कहा जा रहा है कि अबाध योग्य है, अर्थात न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि मानव अधिकारों की सर्वाधिक घोषणा कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि अनुच्छेद डैश कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 4 में डैश का विस्तृत किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 4 का तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कहा जा रहा है कि जो है अनुच्छेद 4 में डैश का विस्तृत प्रस्तुत किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, मानव श्रेणी में आने वाले सभी को मानवाधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का प्रावधान विश्व भर में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपके 10 दिसंबर को किया जाता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। तो दोस्तों भारत में अगर देखा जाए तो जो टोटल 22 भाषा है, इसको जो मान्यता प्राप्त है ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों मूल संविधान में अगर देखा जाए तो टोटल 14 भाषा को मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा कई बार संविधान संशोधन करके अमेंडमेंट के तहत क्या है कि भाषाओं को ऐड किया गया है, जिसके कारण से वर्तमान में भी टोटल अगर देखा जाए तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और दोस्तों अगर बात करेंगे इसकी चर्चा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका दिया गया है। जबकि बात करेंगे मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त था, ये आपका 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। मूल संविधान में टोटल कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो ध्यान रखना 14 जोड़ा गया था। जबकि संविधान संशोधन के तहत कई बार अमेंडमेंट के तहत क्या है कि भाषाओं को संख्या को जो है जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इतनी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि दोस्तों बात करेंगे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, तो दोस्तों याद रखना 11 है। जो भी मैं आपको पॉइंट कवर कराता हूँ ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आगे आपको सेट में क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान रखना। अब वर्तमान में टोटल दोस्तों आपकी बात करेंगे कितने मौलिक कर्तव्य है, तो ये टोटल आपका 11 है। लेकिन पॉइंट में हमारा दिया गया है भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में बढ़कर के आपका टोटल 12 अनुसूचियां हो गई है। इसमें कहा जा रहा है कि 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं आपका हो गया है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न में हमारा देखेंगे तो कहा जा रहा है कि डैश की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। जबकि अगर बात करेंगे महाधिवक्ता की नियुक्ति ये आपका नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों बात करेंगे महान्यायवादी की नियुक्ति आपके जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल की किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा साथियों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। जबकि अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि आर्टिकल आपका 165 के तहत राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों आज याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में दोस्तों जीएसटी को लागू किया गया था और जीएसटी भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम असम के अंतर्गत लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत में कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था, गुड एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर मुख्य रूप से बात करेंगे भारत में जीएसटी को कब पूर्णतः लागू किया गया था, तो 2017 में किया गया था। डेट अगर आता है तो 2017 ही आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि संशोधन संबंधित, देखिए जो आपका 57वां संविधान संशोधन है ये सरकारी समितियों से संबंधित है। जबकि दोस्तों बात करेंगे 44 जो है आपका
44वां जो आपका संविधान संशोधन यानी 84 संविधान संशोधन, ये दोस्तों आपके लोकसभा व विधानसभा की सीटों से संबंधित आपका है, जबकि 101वां वस्तु एवं सेवा कर से आपका संबंधित है, दैट मीन्स कि आपके जीएसटी से संबंधित है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित कहा जा रहा है कि प्रक्रिया काफी हद तक देश के संविधान से प्रभावित है। दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न मैं हाईलाइटेड करता हूं इसको ध्यान रखना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान से आपका जो है, यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ये आपका दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका आपका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जापान हो जाएगा। अगर जापान नहीं रहेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका लगा देना। इसका महत्वपूर्ण आपका पॉइंट दिया गया है, आप देख लीजिए पॉइंट दिया गया है कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान के जो है संविधान सभा द्वारा किया गया है। संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधान का अवलोकन करके भारत के संविधान में शामिल किया है, जिसमें भारतीय संविधान के कानून बनाने के निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जो है जापान के संविधान से जो है आपका प्रभावित है, और भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था जो है आपका संसद करता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे। जबकि दोस्तों हम बात करेंगे भारत के अंतर्गत मौलिक अधिकार का जो चर्चा है ये किस संविधान के द्वारा लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान के द्वारा यानी यूएसए के द्वारा लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से आपका प्रभावित है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार कहा जा रहा है कि आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 में किया गया था, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है जो देश भर में अप्रैल 2010 में लागू हुआ, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 क में कहा जा रहा है 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। यहाँ से देखिए आप याद रखेंगे, मुख्य तौर पर आपको पॉइंट याद रखना है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है जो भारत में यानी देश भर में अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के अंतर्गत 2002 में जो है लागू किया था, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 क के यानी जो है आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। तो कई बार हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से आपके जो है अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे 21 के क के अंतर्गत किया गया है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंतर्गत नहीं है। इसके अलावा साथियों कुछ आपका पॉइंट दिया गया है, आपको याद रखना है कि द्विसदन विधानमंडल तमिलनाडु में नहीं है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का सृजन व समापन किया जा सकता है। तो आप लोग जो है इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला साथियों हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत की संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी आपका जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की सभा की संघ शक्ति के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कुछ हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम व संचालन समिति के अध्यक्ष थे, जबकि जेबी कृपलानी की अगर बात करेंगे तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। जबकि दोस्तों हम बात करेंगे कि जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा जो है आपका संघीय संविधान व संघ शक्ति समिति के जो है अध्यक्ष थे। इतनी पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया है, प्रश्न हमारा यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारतीय मानवाधिकार आयोग भारत में स्थापित हुआ था। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में मानव के अधिकार के संरक्षण के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में गठन किया गया था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश से द्वारा हाथ से लिखा गया था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राजयदा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट करेंगे, यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ पॉइंट दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था, जिसमें एक प्रस्तावना 22 भाग
395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में एक प्रस्तावना, 12 अनुसूचियां व 22 भाग व 395 आर्टिकल्स आपका है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत कहा जा रहा है कि सैनिकों व पेंशनों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप कहा जा रहा है कि उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता पर कहा जा रहा है कि जो है आपका ज्ञापन यानी विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न को आप रिपीट करेंगे क्योंकि प्रश्न में हमारा देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनों व परिवारों की आवश्यकता अनुरूप कहा जा रहा है कि उत्तरवर्ती पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन देखिए आपका क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आपका पॉइंट दिया गया, हालांकि ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर जो है स्किप करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है साथियों, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय कहा जा रहा है कि पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ आपका पॉइंट दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय का जो है कहा जा रहा है कि आपराधिक न्यायालय से निकलने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 2002 में हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्रीय संगठन है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। कहा जा रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका पॉइंट दिया गया है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसको कि अभी रिसेंटली आपका नीति आयोग के रूप में बनाए गए हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कहा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद जो है पनगड़िया है। जबकि दोस्तों वर्तमान में देखेंगे तो नीति आयोग का जो है जो योजना आयोग की जगह पर लाया गया है, इसका भी रिसेंटली जो है आपका अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री हैं। चूँकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं ये आपके प्रधानमंत्री ही आपके होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो सुमन बेरी को बनाया गया है। तो करंट से हो सकता है कि करंट में आपका क्वेश्चन आपका जो है ये आपका पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि जो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष फ्रेंड्स आपका कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जबकि उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो सुमन बेरी है। इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग कहा जा रहा है कि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों बात करेंगे तो संपूर्ण भारत में 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम 52.66 महिला साक्षरता दर, जबकि इस जनगणना में अनुसार राजस्थान के बाद बिहार यानी कि 53.33 के साथ न्यूनतम में दूसरे स्थान पर आया है। इसके अलावा सबसे अधिक अगर साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये केरल का है। ठीक है, तो इतनी पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है ध्यान रखें। अगला हमारा नेक्स्ट कुछ पॉइंट दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारत में कहा जा रहा है कि पंच तीर्थ का संबंध किससे है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक समावेशन से है। प्रश्न को आप रिपीट करेंगे, भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है, तो ये आपके सामाजिक समावेशन से है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। संविधान के जनक जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 5 स्थानों पर पंचतीर्थ विकसित किया जाएगा। इन पंचतीर्थ की घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 150वीं जयंती की गई है, जिसका उद्देश्य देश में सामाजिक समावेशन को बढ़ाना है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे 2015 से किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको जो है ध्यान रखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया है, तो 2015 से किया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि देश में बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किया है तथा यह योजना विभिन्न मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि माल और सेवाएं कर जैसे कि आपका जीएसटी पर संसदीय
संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम जो है अनुमोदित किया था? तो दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने आपको कवर कराया है कि असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके आप देखेंगे तो सर्वप्रथम जो आपका जीएसटी है यानी गुड एंड सर्विस टैक्स आपका है, ये आपके असम के अंतर्गत सर्वप्रथम आपका लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों महत्वपूर्ण आपको पॉइंट है जो कि याद रखना है कि भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का प्रावधान किया गया, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इस बिल को सर्वप्रथम असम राज्य में पारित किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न आपका आ सकता है कि जीएसटी जो लागू किया गया है कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 101वां संविधान संशोधन, जबकि 1 जुलाई 2017 को किया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है रोपण फसल, जैसे कि गन्ना आपका रोपण फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि रोपण खेती व्यवसाय के लिए की जाती है अर्थात वाणिज्यिक कृषि में शामिल है जिसका उद्देश्य बेचकर पैसे कमाना है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न आपके कुछ इस प्रकार से है, आंसर बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा? किस संविधान कहा जा रहा है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को परिस्थिति कहा जा रहा है कि परिस्थिति काय कहा जा रहा है कि अस्थायी कृषि आदेश कहा जा रहा है कि नमूना के संदर्भ हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 का कहा जा रहा है कि जो है आपका इक्वेटर जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये अभी स्वयं शिक्षकन प्रयोग को किया गया है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को आप रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को कहा जा रहा है कि परिस्थितिकीय अस्थायी कृषि कहा जा रहा है कि यहाँ पर आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम 2017 का कहा जा रहा है कि इक्वेटर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। स्वयं शिक्षकन प्रयोग का ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका पॉइंट नहीं देखना है। अगला प्रश्न है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका मुंबई हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका पॉइंट आप पढ़िए ध्यानपूर्वक। स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई के अंतर्गत है और जो आपका एक्सचेंज स्टॉक आपका है ये मुख्य रूप से जो है किसी भी सामग्री को विनिमय या आदान प्रदान या किसी भी जो है मूल्य को या फिर किसी भी वस्तु को जो है निर्यात करना या जो है इसके हेरफेर करने का काम आपका सेवा स्टॉक एक्सचेंज करता है आपका। तो ध्यान रखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार में प्रथम जो है आपका डीमेट्री जो है डीमेट्री जो है आपका रियलाइज्ड आपका है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विनिमय संस्था है जिसकी स्थापना 1992 में हुई है तथा वर्तमान में मुख्यालय आपके मुंबई के अंतर्गत आपका स्थित है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत में केंद्र सरकार ने 2018 को देश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटे अनाजों का, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताएं जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट दिया गया है कि भारत का केरल प्रथम राज्य है जिसमें परिवार के कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता, तथा केरल राज्य भारत में साक्षरता दर में प्रथम स्थान रखता है और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है सर्वप्रथम प्रयोग केरल के अंतर्गत किया गया था। और साक्षरता दर की अगर बात करेंगे तो केरल का साक्षरता दर ऑल ओवर भारत के अंतर्गत सबसे अधिकतम है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्रफल की 2 इकाई के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका भेल और आपका जो है गैल कंपनी है, ध्यान रखेंगे, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों देखेंगे तो अभी रिसेंटली आपका क्या है कि जो भी आपका कंपनी का दर्जा दिया गया है ये ऑल इंडिया जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी को दिया गया है महारत्न कंपनी का दर्जा, जो आपके करेंट है आपको तो ध्यान रखना है इतने पॉइंट को यहाँ से। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो भारत में 3 प्रकार के जो है आपका नवरत्न जो है आपका जो है बिनी रत्न व महारत्न की कंपनियों का दर्जा प्राप्त होता है जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे भेल गेल को जो है फरवरी 2023 में भारत सरकार ने महाराष्ट्र कंपनी का यानी कि जो है महारत्न कंपनी का जो है दर्जा प्रदान किया है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आने की पूरी पॉसिबिलिटी होंगी। तो दोस्तों हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में रचित है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि ए बेटर इंडिया, कहा जा रहा है कि ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर बताएंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एम जो है आपका एन राय जो है आपका NR नारायण मूर्ति है। इसको 2 से 3 बार आप रिपीट करो। कहा जा रहा है कि एक बेटर इंडिया एक बेटर जो है ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि अगर बात करेंगे पुस्तक इट्स जो है आपका ऑलवेज पॉसिबल, इट्स ऑलवेज पॉसिबल किसने लिखा है, तो किरण बेदी ने लिखा है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड जो है आपका NR नारायण के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा महाश्वेता की अगर बात करेंगे तो ये आपका सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। रीजन ऑफ स्टेट की अगर बात करेंगे तो ये आपका राशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था रीजन ऑफ स्टेट को लेकर के, तो राशि थरूर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये अगर आपने दिया तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कुछ पॉइंट दिया गया है, जो है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद रखेंगे। रिपीट कर रहे हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को प्रत्येक वर्ष आपके सेलिब्रेट किया जाता है। अगला पॉइंट आपका कुछ दिया गया है, कहा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर हम यहाँ बात करेंगे, ये प्रत्येक वर्ष जो है किस तिथि को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में आपका जो है ये आपका 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कुछ आपका दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण आपका पॉइंट दिया गया है, जैसे कि आप देखेंगे तो क्या है कि विश्व आपका दृश्य श्रव्य विरासत दिवस आपका 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। दिया गया है मराठा वड़ा मुक्ति दिवस आपका जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है G20 की बैठक 2018 में डैश में होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में आप थोड़ा सा एरर दिया गया है, यहाँ पर जो है आपका गलत आपका टाइप किया गया है। यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, व्याख्या दिया गया है, जैसे कि अर्जेंटीना G20 की जो बैठक है आपका ये आपका 2018 में दोस्तों आपका अर्जेंटीना करेक्ट हो जाएगा। 2021 में आपका इटली, जबकि 22 में इंडोनेशिया, 23 में भी आपका भारत और 24 में आपका ब्राज़ील में होना है। तो देखिए प्रश्न जो आपका पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा आपको कि 2023 में जो है G20 की जो है मेज़बानी भारत ने किया था। बैठक कहाँ पर, भारत में। 2024 में कौन करेगा, तो ब्राज़ील करेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगामी जो अभी आपका रिसेंटली एग्जाम है ये आपका पूछा जा सकता है 2024 में कहाँ पर होगा, तो ये आपके ब्राज़ील के अंतर्गत होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था। दोस्तों श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था। श्रीलंका देश को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पवन ऊर्जा भी आपका है। इसके अलावा अगर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करेंगे ये आपका ज्वार शक्ति है। कोयला दोस्तों आपका गैर परंपरागत नहीं है। इसके अलावा पेट्रोलियम की बात करेंगे तो ये सभी आपका नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसको आप नवीकरणीय भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए कुछ दिया गया है कि परंपरागत ऊर्जा में कोयला पेट्रोलियम को शामिल किया जाता है तथा गैर परंपरागत ऊर्जा या जो है आपका स्वच्छ ऊर्जा में पवन ऊर्जा और जो है आपका पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ज्वार ऊर्जा को आपके शामिल किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया, रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका अमोनिया का किया जाता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जिसे NH3 कहते हैं। इसके अलावा कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अमोनिया गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, जो एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों ये आपका J.J. टॉमसन ने प्रथम परमाणु मॉडल को डेवलप किया था। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट करेंगे, प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया था। तो J.J. टॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। J.J. थॉमसन के द्वारा वर्ष 1903 में सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। चलिए आंसर इसका बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि क्षतिग्रस्त। क्वेश्चन आपका कट रहा है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि क्षतिग्रस्त, कहा जा रहा है कि CFL और कहा जा रहा है कि क्लोरोसेंट
ट्यूब का कहा जा रहा है कि निपटान कहा जा रहा है कि सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें डैश वाष्प होता है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा का वाष्प द्रव होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षित किया जाना जरूरी है, क्योंकि पारे का वाष्प जो है आपका कहा जा रहा है कि जो है निपटान स्वभाव में जहरीली होती है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वैद्युत मोटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम का किया जाता है, आई मीन कि आपका जो है अर्धचालक का किया जाता है, ध्यान रखेंगे। या फिर पूछा जाता है सौर पैनल को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो सौर सेल का जो है सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रकाश के वोल्टीय प्रभाव पर काम करता है। तो इतनी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न में से परिवर्तित किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/, आपका आर स्क्वायर के। डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया और जो है फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है, तो उसको याद रखेंगे। यहाँ से कई बार आपके प्रश्न जो है पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि खुली वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उस पर डैश की परत बन जाती है। तो इस पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को रिपीट करेंगे। खुली वस्तुओं में जो है खुली वायु में कुछ दिनों तक अगर सिल्वर की वस्तुओं को अगर छोड़ दिया जाता है तो उस पर काली जो है परत बन जाती है। इसका मुख्य कारण है दोस्तों आपका सिल्वर सल्फाइड। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S चांद कहा जा रहा है कि चांदी के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S की काली परत बनाती है। इसलिए सिल्वर चांदी की वस्तुओं में हवा में कुछ दिन जो है छोड़ने पर वस्तुएं काली हो जाती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जबकि विद्युत का सबसे अच्छा सूचालक की अगर बात करेंगे तो ये आपका चांदी होता है, यानी कि सिल्वर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल का मुख्य रूप से आपका कारण होता है। जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित होकर उसका गुण और विशिष्ट जो आपका यानी कि विशिष्ट रूप से आपका बदल जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का खट्टा होना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत दोस्तों याद रखेंगे मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होता है। अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण से होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ पॉइंट दिया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। यह वर्षा धरती पर वनस्पति और संगमरमर की इमारतों को प्रभावित करती है तथा तालाबों और झीलों के पानी की अम्लता को बढ़ने से मत्स्य जो है उद्योग को भी यह प्रभावित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, जिसे हम लोग CNG कहते हैं, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मीथेन का भी भाग होता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस ये आपका CNG होता है, जिसे कॉम्प्रेस नेचुरल गैस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मीथेन डेथ मीन्स की आपका CH4 जिसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो मीथेन CH4 संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक ईंधन है जिसका वाहनों में प्रयोग पेट्रोल, डीजल इत्यादि के स्थान पर किया जाता है। इसको CNG को बनाने के लिए मुख्य रूप से आपका मीथेन का प्रयोग किया जाता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। समृद्ध हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण आपका मीथेन होता है, जिसे हम लोग CH4 कहते हैं। एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। जबकि अधातु की बात करेंगे तो ब्रोमीन, जबकि धातु की बात करेंगे ये आपका पारा यानी कि आपका मरकरी होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उबलता हुआ पानी। ये आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। पॉइंट को याद रखेंगे। उबलता हुआ पानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बहुलीकरण या प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है दोस्तों जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। जब भी जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है तो आपका क्या है कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे कि जिप्सम से आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जब भी कभी क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो आपका जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है तो जब जिप्सम को यानी कि CaSO4 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 का होल 2 × हाफ H2O होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम से बनाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस वास्तव में जिप्सम जो आपका प्लास्टर होता है जो पानी के संपर्क में आने से कठोर हो जाता है। इसका इस्तेमाल मेडिकल में हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागैम झिल्ली के द्वारा होता है तो उसे कहा जाता है इसे प्रासरण, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ पॉइंट दिया गया है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागैम झिल्ली के द्वारा हो तो उसे कहा जा रहा है कि जो है उसे आपका प्रासरण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि साइट्रिक अम्ल मुख्य रूप से जो है पाया जाता है तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। कल मैंने इसको नोट्स में आपको कवर करा दिया था तो बिल्कुल नहीं लगता है कि प्रश्न आपके छूटने चाहिए। नींबू का pH मान आपका 2.2 आपका होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टाइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, अम्ल में जो आपका सेब में आपका जो है मैलिक अम्ल आपका पाया जाता है। कल मैंने जो है नोट्स में आपको बेहतरीन तरीके से आपको कवर करा दिया था ज्ञान बिंदु GS अकेडमी के नोट्स में। तो बिल्कुल आपके सेट के प्रश्न आपके नहीं छूटने चाहिए। मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है तो इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं क्षुद्रांत। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि पाचन तंत्र के आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्षुद्रांत से जिसकी औसत लंबाई अगर देखेंगे तो 6 से आपका 7 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट दिया गया, कहा जा रहा है कि दो हड्डियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नायु यानी लिंगामेंट के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे दो जो है आपका अस्थियां आपस में एक दूसरे से लिंगामेंट स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है। मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला संयोजी ऊतक का काम करता है। कहा जा रहा है दोस्तों कि कान की हड्डी, नाक की हड्डी अस्थियों को जो है अस्थियों आदि को जोड़ने का काम उपास्थि करता है। तो इसको आप जो है यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों प्रश्न यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न में हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी। देखिए जीवाणुरोधक जो सर्वप्रथम था ये आपका पेनिसिलिन था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके लिए पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में, डेट आपका नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिए याद रखेंगे कि मैं जो है आपका वैज्ञानिक एवं जो है आपका नोबेल पुरस्कार से विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। तो देखिए पेनिसिलिन का जो खोज किया गया था ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और 1928 में किया था। तो हो सकता है कि एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका प्रथम से रिलेटेड आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि वैश्विक श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो देखिए ग्लूकोज के विखंडन से मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कुछ आपका पॉइंट दिया गया है कि ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है वह वायवीय श्वसन कहलाता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डैश जैसे सरल जीवों को आदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्लेनेरिया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को आप रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि डैश जैसे सरल जीवों को आदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। तो इसे दोस्तों कहते हैं प्लेनेरिया, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ पॉइंट दिया गया है, पूरा पढ़िए। कहा जा रहा है कि प्लेनेरिया हाइड्रा, तारा मछली आदि सरल प्राणियों में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। इन प्राणियों में आदि विखंडन की प्रक्रिया हो जाए तो पुनः जीव का निर्माण कर देता है। विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी प्रजाति का काटा या टूटा हुआ भाग अपनी तरह जो है पुनः ये विकसित कर सकता है, यानी पूर्ण विकसित कर सकता है, डेवलप कर सकता है, जीवन का निर्माण कर सकता है। अगला हमारा कुछ पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से अस्कर्बी नामक रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण से होता है, जिसकी प्राप्ति सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में अगर देखा जाए तो आंवला में सबसे अधिकतम मात्रा में विटामिन सी आपके पाए जाते हैं। कुछ पॉइंट दिया गया, विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया रोग, विटामिन बी की कमी के कारण से बेरीबेरी नामक रोग, विटामिन सी की कमी के कारण से
स्कर्वी रोग तथा विटामिन डी की कमी के कारण से रिकेट्स नामक रोग होते हैं। अगला कुछ आपका मोस्ट क्वेश्चंस दिया गया है, इसका देखिएगा तो कंप्लीट आपका यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। तो रीजनिंग को हम यहाँ पर स्किप करके चलेंगे और जितना भी इसके अंतर्गत आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स दिया गया है कंप्लीटली आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो कैंडिडेट ग्रुप में ऐड नहीं हुए इसके अंतर्गत आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेकर के आप ग्रुप के अंतर्गत ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि बेहतरीन तरीका से मैथ और रीजनिंग को भी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जितनी भी आपका सिलेक्टिव प्रश्न आपका डाला गया है, ये ऑल ओवर आपका सेट पैटर्न पर आधारित न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत रीजनिंग वगैरह सारा कुछ आपका जो है डिस्कशन के साथ आपको दिया गया है, प्लस आपका ट्रिक के जरिए दिया गया है। तो ग्रुप में आप सभी लोग ऐड होंगे, कॉल या SMS करके ग्रुप के अंतर्गत आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो नंबर का आप सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट लेंगे और फाइनली आप कॉल या SMS करके कंप्लीटली आप इंक्वायरी लेकर के ग्रुप के अंतर्गत ऐड होंगे, ताकि आप मैथ और रीजनिंग को भी प्रॉपर तरीका से जो है क्लियर आप सभी लोग यहाँ पर कर पाएँ। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हिंदी का सेशन में आपको कंप्लीट करा देता हूँ, बाकी आप सभी लोग जो है इसको यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ से आपका जो है हिंदी का सेशन आपका जो है यहाँ से आपका कंटिन्यू होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है, सातवें प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है, यहाँ पर देखिए और भी आपके ऑप्शंस आपको दिया गया है और सभी ऑप्शन को पहले आप पढ़िए और बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर देखिए सीधा जो है ऑप्शन आपका बी दिख गया, तो चलिए आंसर आप इसको डायरेक्टली लगा दो, ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। तो ये आपको ऑलरेडी हो चुका है, तो इजी क्वेश्चन आपका था, ऑप्शन देखने के चक्कर में आंसर आपका आ गया, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ध्यानपूर्वक आप सारे प्रश्नों को जो है प्रिपेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, यहाँ पर आपको देखिए कि दिया गया है कि 82 से 83 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए जो है आपका कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। और यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि जो है चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से आपका क्लियर आपका हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जो डर के बल चलता हो तो इसे हम लोग कहते हैं डरग, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो मुहावरा को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अनुसूचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ को हम लोग कहते हैं अपलाभ, अलाभ कहते हैं, अपलाभ कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न को आप रिपीट करेंगे, अनुसूचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ को कहते हैं अपलाभ, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि उर्वशी नामक कहा जा रहा है कि माहित्यक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया गया है, कहा जा रहा है कि मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। देखिए प्रश्न को आप रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार का नाम चुनना है। तो मधुशाला नामक जो साहित्य लिखा गया है यह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि पजावत नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुनना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जायसी, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा लिपि में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कहा जा रहा है कि सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। कहा जा रहा है कि सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार को सुने, सूरसागर आपका सूरदास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या क्या आपको दिया गया है। चलिए तो यहाँ से आपका देखिए इंग्लिश का आपका जो है प्रश्न आपका कंटिन्यू होता है। तो यहाँ से आपका दोस्तों फाइनली आपका जो है कंप्लीट हो गया हिंदी का सेशन। इंग्लिश और मैथमेटिक्स यहाँ पर छोड़ करके चलेंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको जो है खुद से आप सॉल्व कर पाएँ। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जितने भी आपका प्रश्न दिया गया है इसको आप सभी लोग रख लीजिए, इसका कंप्लीटली A to Z आपको मटेरियल ग्रुप के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।